अब अपन शुरू करते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ इंडिया। ये इसका फाउंडर कौन था अपन देख लेते। कॉर्नवालिस था, बंगाल के एरिया में लगा था नियर अबाउट 1793। इसी परमानेंट सेटलमेंट को जागीरदारी के नाम से भी जानते हैं, मालगुजारी के नाम से भी, बिस्वेदारी के नाम से भी, इस्तेमेरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। सारा एक ही बात है, बस नाम इनका अलग अलग था। इस परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या हुआ, जो भी रेवेन्यू था उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। जनरली जब ये हो रहा था तो ब्रिटिश ने बोला कि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलेंगे, जैसे कि ऑपरेशंस पीजेंट का कम होगा, करप्शन कम होगा अगर रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर दिया जाएगा तो ठीक है। दूसरा कि जो टैक्स कलेक्शन होगा वो रेगुलर हो जाएगा। फसल कभी कभी मरा जाता था तो अच्छा रेवेन्यू नहीं आता था, तो इनका ये मानना था कि अगर फिक्स रहेगा तो रेगुलर टैक्स कलेक्शन होगा, ऑपरेशन भी कम होगा, करप्शन भी कम होगा। जनरली ये ऐसी पॉजिटिव बातें बोले थे। और ये जो भी परमानेंट सेटलमेंट था वो कौन कौन से एरिया को कवर किया था, तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर, यूपी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये ईस्टर्न इंडिया और थोड़ा सा नॉर्दर्न बेल्ट के पे था। और पूरे के पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट 90% लैंड पे परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। इसमें क्या हुआ कि अपन पहले भी देखे थे कि ज़मींदार को ओनर घोषित कर दिया गया कि जो ज़मींदार है वही लैंड का ओनर होगा। और ज़मींदार को राइट दे दिया गया, ज़मींदारी राइट, क्योंकि आप ज़मींदारी राइट लो, आप ही हम रेवेन्यू कलेक्ट करो, 89% रेंटल वैल्यू हमको दे दो और 11% अपने पास रखना। तो धीरे धीरे ज़मींदार क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग होते गए। तो इसीलिए इनका जो ज़मींदारी राइट था वो धीरे धीरे हेरिडिटरी और ट्रांसफरेबल भी हो गया। फाइनली क्या हुआ कि ये जो रेवेन्यू को फिक्स किया गया था वो बहुत हाई लेवल पे फिक्स किया गया था। आप उस समय के हिसाब से अंदाज़ लगा दीजिए कि जो रेवेन्यू था वो 2,65 लाख के आसपास ले जा करके फिक्स कर दिया गया था। तो अगर इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू होगा तो जाहिर सी बात है कि वो पीजेंट्स नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एक और कंडीशन लगाया गया था कि जब तक ज़मींदार टैक्स पे कर रहा है तब तक ही उसके पास उसकी ज़मींदारी राइट रहेगी। द मोमेंट ज़मींदार फेल टू पे द टैक्स, उनसे उनकी ज़मींदारी राइट छीन ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। तो इससे नुकसान पीजेंट्स को भी हुआ और ज़मींदार्स को भी हुआ, वो आप आगे देखेंगे। बट इस सब का निगेटिव क्या हुआ कि इसमें जो भी था रेंटल वैल्यू का 10/11 वो स्टेट को दे देना था ज़मींदार को, और सिर्फ 1/11 अपने पास रखना था। तो फिर से वही बात हुआ कि इनको अब दोबारा कोई भी लैंड मॉडिफिकेशन या लैंड इंप्रूवमेंट में रुचि नहीं रहेगा। वो सिर्फ चाहेंगे कि जो भी हमको जब भी हमको ज़मींदारी राइट अलॉट हुआ है तो हम इतना ज़्यादा उससे कमा लें, क्योंकि कब हमसे छीन लिया जाएगा खुद हमें भी नहीं पता। तो हुआ क्या कि उस समय के आसपास ज़मींदारी खूब लॉस्ट हुआ, क्योंकि ये लोग दे ही नहीं पा रहे थे जितना इनसे बोला गया था देने के लिए। दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस। इसलिए एक रिपोर्ट है कि ऑलमोस्ट 1794 से 1890 के बीच में नियरली 68% ऑफ द ज़मींदार्स अपनी ज़मींदारी राइट को लॉस्ट कर दिए। सब इन्फ्यूडेशन बढ़ गया, पीजेंट का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके कारण इंडेप्टनेस, पीजेंट कर्जे में चले गए, उनका हरासमेंट होना चालू हो गया। ठीक है, जैसे कि जॉन सोर, लेकिन ये सब जब बात न्यूज़ में आई तो जॉन सोर ने एक रिपोर्ट निकाला कि अगर कोई मानते हैं कि 100 रुपये का क्रॉप निकला तो उसमें से 45 रुपीज़ गवर्नमेंट के पास जाती है, 15 रुपीज़ ज़मींदार के पास जाता है और 40 रुपीज़ कल्टीवेटर के पास जाता है। तो ये उतना बुरा कंडीशन भी नहीं है जितना बुरा कंडीशन दिखाया जा रहा है। बट रियलिटी कुछ और थी। पीजेंट का ऑपरेशन अपने पीक पे पहुंच गया था, इंडेप्टनेस थी, हरासमेंट थी, और इतना हरासमेंट थी कि फाइनली 1889 के आसपास गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन पारित किया और उसमें जाकर के पीजेंट्स को कुछ थोड़ा बहुत आराम हुआ। बट ये कंप्लीट फेलियर हुआ परमानेंट सेटलमेंट। अब जब परमानेंट सेटलमेंट कंप्लीट फेलियर हुआ तो उसके बाद से रैयतवारी सेटलमेंट, ये नहीं कहेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद आया, बट ये कहेंगे कि साथ में था, बट परमानेंट सेटलमेंट वाज अ कंप्लीट फेलियर। रैयतवारी सेटलमेंट जो था वो मद्रास के एरिया में पहली बार लगा था 1820 के आसपास, और इसको लगाने वाले सर थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे। ये नाम बहुत याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज एसोसिएटेड विद परमानेंट सेटलमेंट, सर थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड वाज एसोसिएटेड विद रैयतवारी सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि जो सेटलमेंट था वो डायरेक्टली अब एक्चुअल कल्टीवेटर से किया जा रहा था। परमानेंट सेटलमेंट में जो भी सेटलमेंट था वो किससे था, ज़मींदार से था, ज़मींदार मिडिल मैन था, एक्चुअल कल्टीवेटर तो पीजेंट थे। लेकिन रैयतवारी सेटलमेंट में क्या हुआ कि जो सेटलमेंट था वो डायरेक्टली किया गया पीजेंट से, और उनको रैयत बोला जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रैयतवारी सेटलमेंट। इसमें बोला गया कि जो भी सेटलमेंट होगा वो परमानेंट नहीं होगा, उसको फिक्स नहीं किया जाएगा। हर 20 या 30 साल में उसको हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि पीजेंट्स का ऑपरेशन ज़्यादा ना हो, उनका हैरेसमेंट ज़्यादा ना हो। ठीक है, जो रेवेन्यू था बोला गया कि जब रेवेन्यू को फिक्स किया जाएगा तो प्रॉपर लैंड असेसमेंट होगा, सोइल की क्वालिटी चेक की जाएगी, उसके आधार पर तो हम लोग रेवेन्यू फिक्स करेंगे। बट ये बड़ी बड़ी बातें थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई प्रैक्टिस में कुछ भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। जो भी टैक्स था वो प्रीवियस ईयर में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसी के बेसिस पे इनसे टैक्स लिया जाता था। इसको पुटकट असेसमेंट भी कहते हैं, पुटकट
असेसमेंट, मतलब प्रीवियस ईयर में जो इन्होंने टैक्स दिया था चाहे वो कितना भी ज़्यादा हो वही इस साल भी देने के लिए इनको मजबूर किया गया। पुटकट, फिर जाहिर सी बात है कि इससे क्या होगा, पीजेंट कोऑपरेशन बढ़ेगा और इतना ज़्यादा पीजेंट कोऑपरेशन बढ़ गया कि फाइनली मद्रास टॉर्चर कमीशन 1854 में मद्रास टॉर्चर कमीशन गठित हुई और इनकी रिपोर्ट आई मद्रास टॉर्चर कमीशन रिपोर्ट, जिससे कि पीजेंट्स को थोड़ा बहुत आराम मिला। जो रेवेन्यू सेटलमेंट, जो रैयतवारी सेटलमेंट का एरिया था वो मद्रास था, बॉम्बे था, असम था, कुर्ग था और ये नियरली 51% ऑफ एरिया पे था। अब उसमें देखे थे कि जो परमानेंट सेटलमेंट था वो 19% पे था और ये रैयतवारी सेटलमेंट 51% के आसपास था और ये रैयतवारी सेटलमेंट पूरे इंडिया के लैंड का परसेंटेज वाइज हाईएस्ट था। ठीक है, तो एक तरह से देखें कि रैयतवारी सेटलमेंट भी फेलियर था। फिर फाइनली आता है महलवाड़ी सेटलमेंट, ये तीसरा और आखिरी है। महलवाड़ी सेटलमेंट में क्या हुआ कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट था वो विलेज बाय विलेज किया गया। इसमें विलेज हेडमैन इंपॉर्टेंट हो गया। परमानेंट सेटलमेंट में इंपॉर्टेंट कौन था, जमींदार। रैयतवारी सेटलमेंट में इंपॉर्टेंट कौन था, रैयत, पीजेंट, जो कि एक्चुअल कल्टीवेटर थे। बट महलवाड़ी सेटलमेंट में देखा गया कि जो लैंड था वो बहुत बड़ा था, तो ना तो वहाँ पे प्रॉपर जमींदार थे और ना ही डायरेक्टली पीजेंट के साथ सेटलमेंट हो सकता था। इसलिए इन्होंने बोला कि विलेज बाय विलेज सेटलमेंट करेंगे। बट ये विलेज बाय विलेज सेटलमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि मान लो 5 विलेज हो गया या 6 विलेज हो गया या 10 विलेज हो गया, इनको क्लब कर दिया और इनको बोला कि एक महल, मतलब कुछ भी हो सकता था। 1 महल इज इक्वल टू 10 विलेज, 1 महल इज इक्वल टू 5 विलेज, मतलब ये महल एज अ यूनिट मानो आप कि ये यूनिट था। ठीक है, तो रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया विथ ईच महल। अब इस महल के अंदर 5 विलेज भी हो सकता था, 10 विलेज भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो महलवाड़ी सेटलमेंट का आइडिया था वो हॉल्ट मैकेंजी लेकर के आया था, क्योंकि इसका मानना था कि जो पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया है उसमें बहुत सारे विलेज कम्युनिटीज़ हैं, इसलिए बेटर यही होगा कि हम इनके साथ विलेज बाय विलेज ही सेटलमेंट करें। इसीलिए इसका नाम पड़ा महलवाड़ी सेटलमेंट और इसका जो कौन था, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि इसमें भी जो रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा हाई था। जाहिर सी बात है कि जब रेवेन्यू हाई होगा तो पीजेंट कोऑपरेशन दोबारा भी होगा, मतलब ये भी जो महलवाड़ी सेटलमेंट था फेलियर की तरफ जा रहा था। और इतना इसमें प्रॉब्लम हो गया कि फाइनली 1833 में विलियम बेंटिक आया। विलियम बेंटिक बोला कि कुछ चेंजेस ज़रूरी है और इसीलिए रेगुलेशन ऑफ 1833 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या हुआ कि जब स्टेट डिमांड जो कि 80 to 90% हाई था रेंटल वैल्यू का, उसको घटा करके 66% किया गया, तो थोड़ा सा पीजेंट्स को यहाँ पे आराम मिला, बट दैट इज़ नॉट सफिशियंट। ठीक है, बट एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि पहली बार महलवाड़ी सेटलमेंट में फील्ड मैप और फील्ड रिसर्च हुआ, बहुत ज़्यादा फील्ड सोइल की क्वालिटी को चेक किया गया, फील्ड असेसमेंट हुआ और ये सब किसके अंडर में हो रहा था, रॉबर्ट मार्टिन बर्ट के अंदर में। इसीलिए रॉबर्ट मार्टिन बर्ट को फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया भी बोला जाता है। ही वॉज, मतलब रॉबर्ट मार्टिन बर्ट वॉज नॉट द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट, ही वॉज ओनली द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया। रॉबर्ट मार्टिन बर्ट, इसका जो एरिया था वो कहाँ था, ये बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस पंजाब की कुछ एरिया में था और ये 30% था। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रैयतवारी सेटलमेंट था नियर अबाउट 51%, उसके बाद से महलवारी सेटलमेंट था नियर अबाउट 30% और उसके फाइनली आया था परमानेंट सेटलमेंट नियर अबाउट 19%। तो ये बहुत छोटा और क्विक रिवीजन था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन इंडिया का। याद इसमें क्या रखना है कि परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट के फाउंडर्स कौन थे। दूसरा कि परमानेंट सेटलमेंट में किन के साथ सेटलमेंट था, रैयतवारी में किन के साथ सेटलमेंट था, महलवाड़ी में किन के साथ सेटलमेंट था, ये दूसरा। और तीसरा पॉइंट परसेंटेज वाइज कि किसका परसेंटेज ज़्यादा था, किसका परसेंटेज कम था और एरिया कवरेज कौन किस एरिया में था। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ही यही थी।